गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग चैप्टर 3 पॉलिटिकल अफेयर्स में हैं। पहले के दो चैप्टर CSEET के मॉड्यूल से कवर अप हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, पहले वो वीडियो कंप्लीट करके तब आप पॉलिटिकल अफेयर्स देखिए। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में तो सब कुछ आ जाएगा, बट चैप्टर 1 इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको प्रिपेयर करना पहले प्रायोरिटी रखनी है, देन हम लोग चैप्टर 3 पे रहेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल अफेयर से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जब मैंने देखा कि मॉड्यूल में किस तरीके से दिया है, तो इसको कह सकते हैं बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट रखा है इन्होंने मिनिस्ट्री के लिए और दूसरा पार्ट इन्होंने रखा है बजट के लिए। आई ऑलवेज से कि बजट साल में एक बार आता है, तो फुल जितने भी पूरे साल में जितने भी एग्जाम्स कवर अप होते हैं उस करंट अफेयर्स में बजट आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बजट करना ही करना है। आइदर यू आर गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम्स और CSEET एग्जाम और एनी CUET, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बजट सब पे एप्लीकेबल रहेगा। साल में एक बार आता है, उसमें कोई रिवाइज नहीं होता है, इसलिए बजट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आई मिनिस्ट्री की, ये एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली यू आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कौन मिनिस्टर है ये एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करके फिर सीधे हम लोग बजट पार्ट पे स्किप करेंगे। काफी लंबा है, उसको ज्यादा जरूरी है उसको कवर अप करना। ठीक है, स्टार्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो, प्राइम मिनिस्टर के अलावा क्या है, प्राइम मिनिस्टर तो सभी को पता है, उनके अलावा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी प्राइम मिनिस्टर के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियोज नॉट लोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। अब ये क्या है, सारी मिनिस्ट्री डिवाइड हो गई, सारे पोर्टफोलियोज, हेल्थ का आप संभाल लीजिए, एग्रीकल्चर का आप, फाइनेंस का आप। जब सारे पोर्टफोलियोज डिवाइड हो जाते हैं, कुछ होते हैं बच जाते हैं, बहुत छोटे इश्यूज हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक किसी एक को नहीं दे सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं। तो जो भी पोर्टफोलियोज, जो भी सब्जेक्ट मैटर्स जो डिवाइडेड नहीं है, वो एट लास्ट किसके पास रह जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये आपको कवर करना है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बहुत बड़ी लिस्ट है, एक बार देखो पीछे तक ये लिस्ट चलती जाएगी। क्या पॉसिबल है सारे नाम एग्जैक्टली याद हो जाए आपको? दिख रहे हैं ये, यहां तक सिर्फ मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री है। स्टार्टिंग विद राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अमित शाह, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पीयूष गोयल, कॉमर्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बाकी सबको आप लिख दो रीड वंस, फर्स्ट पेज इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी सबको रेस्ट रीड वंस, छोड़ देंगे इसको। डन। ये स्टेट वाइज मिनिस्ट्री दी गई है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट के लिए, ये भी आइडेंटिफाई करना है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या चीजें आपके दिमाग में बैठ सकती हैं और क्या चीजें जिसपे आप कितना भी टाइम दे दो, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आप जाके कर दो। तो उस वजह से क्या पढ़ना है वो भी आइडेंटिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या छोड़ के जाना है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किन किन चीजों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पोर्ट्स वाली पूरी लिस्ट दे रखी है कि अर्जुन अवार्ड किसमें किसको मिला, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली देखे, अब देखो जिसको फुल करना ही है, 100% करना है, लर्न करना ही है, और आपके पास टाइम है, आपने सारे सब्जेक्ट 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लिए, अब खाली बैठे तो कर लो। पर ये सब हो चुका है नहीं, रिवीजन क्या, हम तो अभी सिलेबस ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं। तो उन केसेस में क्या चीज छोड़नी है ये भी आपको थोड़ा सा जजमेंटल होके चलना है।
नाउ गोइंग टुवर्ड्स कमिटीज एंड अपॉइंटमेंट्स, पहला ही काट दो। लास्ट अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, इस अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया गया था। जब ये हुआ इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन ट्विटर का सीईओ बन रहा है, इतना हाईलाइट हो गए थे। बट रिसेंटली बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, इनको हटा दिया गया है। तो फिर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर? पराग अग्रवाल ऑप्शन में रहेंगे तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हो गया, तो करंट वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, करंट में आएगा। करंट में अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, पर एलन मस्क ही सीईओ रोल निभा रहे हैं जब तक एक नई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। कुछ नाम आ रहे हैं, कुछ इंडियन नाम से आ रहे हैं कि यही बन सकते हैं, बट करेंटली एलन मस्क को ही रखना है। ठीक है, पराग अग्रवाल हट गए हैं तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से जरूर पूछ सकते हैं। Who was the CEO which has been recently removed from the post of Chief Executive Officer of Twitter? तो पराग अग्रवाल, वो लोग अपॉइंटमेंट पढ़ रहे थे, आप रेजिग्नेशन पढ़ोगे। ठीक है, बहुत बहुत रील्स, बहुत मीम्स भी बने थे जब ये अपॉइंट हुए थे। इंडिया में खुशी की लहर थी कि चलो कोई इंडियन ओरिजिन आया। तो किसी ने बहुत प्रैक्टिकली कहा कि क्या सोचते हो कि सच में अगर ये ट्विटर का मतलब पर्सन को वो बना दिया, या अभी रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, खुशी की लहर हर जगह, सब ट्विटर पे एन इंडियन ओरिजिन पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने हम पे राज किया, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया का पर्सन वहां का प्राइम मिनिस्टर है। ये सब सोच के एक इंसान ने बहुत प्रैक्टिकल बात की, क्या होगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा सबसे पहले आपको आपका कोहिनूर लाके वापस दे देगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा? नहीं। तो हाँ, बट इंडियन ओरिजिन पर्सन जो इतना ऊपर पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली उस ओरिजिन का पर्सन जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है वहां के लोग ऑब्वियसली खुश होंगे। यही हुआ था पराग अग्रवाल के साथ, जब वो बने थे उतने ही खुश थे, जब वो हटे ट्विटर पे गुस्सा आ गया था, लोगों का फूट पड़ा था। जब से एलन मस्क आए हैं कुछ रोज नया ले आते हैं। अभी उन्होंने ट्विटर को बहुत महंगे में खरीदा है, तो उन्होंने वो जो वेरीफाइड का ब्लू टिक का अब वो पैसा चार्ज करने वाले हैं। इट विल बी नियरली 1600 पर मंथ, 1600 रुपीज पर मंथ, कुछ 80 कुछ $20 ऐसे कुछ है, तो 80 into 20 के हिसाब से नियरली ₹1600 पर मंथ उस ब्लू टिक का वो चार्ज करेंगे। जो नहीं दे पाएंगे वो 90 डेज के अंदर अपना ब्लू टिक हट जाएगा। तो उस ब्लू टिक का भी ये पैसा लेने आ रहे हैं, बिजनेसमैन है भाई, अपना पैसा रिकवर कहीं से तो करेगा वो। तो वही चीज है, जब से एलन मस्क आए हैं ट्विटर हर रोज न्यूज में आ जाता है। पराग अग्रवाल के बारे में पढ़ेंगे। Joined Twitter in 2011 as a CTO, Chief Technology Officer, तब 2017 तक वही थे। C2 has been responsible for company's technical strategy, leading work to improve development velocity and advancing the state of machine learning. ये सारी चीजें पराग अग्रवाल की बात थी, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट तो नहीं है। डायरेक्ट आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। एक टर्म है चीफ इलेक्शन कमीशन और एक है इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा आप क्लियरली पढ़ोगे, इलेक्शन कमीशन के आगे कहीं चीफ तो नहीं लिखा है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन अलग होते हैं, इलेक्शन कमीशन अलग होते हैं। तो इन दोनों में ध्यान से पढ़ना, चीफ नहीं लिखा है ना, ऐसे नहीं कि बस इलेक्शन कमीशन का नाम सुनते ही आप इनको मार्क कर दोगे। श्री अनूप चंद्र पांडे IAS, ये इलेक्शन कमीशन है। चीफ इलेक्शन कमीशन कोई और है। एनीबडी हु नोस चीफ इलेक्शन कमीशन? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन? क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन? रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हैं। क्या इंडिया में सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट होते हैं? इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शन होना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं इंडिया में इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, मोर देन 1.3 बिलियन हो चुके हैं, तो उस कंट्री में इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट कराना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग रोल होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन देखता है। इलेक्शन कमीशन से तो सब डरते हैं, बड़े से बड़े मिनिस्टर्स भी इनके अंडर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजनाथ सिंह एक स्पीच दे रहे थे एंड
विद इन 48 आवर्स आपको अपना प्रचार रोकना पड़ता है, उसके बाद आप फिर कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। प्रचार मीन्स अपने आप को जो प्रमोट करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे रैलीज निकालते हैं, तो कुछ टाइम पहले उसको रोक दिया जाता है। तो जब राजनाथ सिंह स्पीच दे रहे थे, एग्जैक्टली 2 मिनट बचा था, एंड वो स्पीच देते देते बार बार अपनी वॉच देखते हैं, वो वॉच देख रहे हैं, एग्जैक्टली 2 मिनट पहले वो धन्यवाद कह के निकल जाते हैं, वहीं पे उनका इलेक्शन प्रोपेगेंडा जो भी प्रमोशन था वो रुक जाता है। तो ये है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी देखता है घड़ी अपनी कि कहीं वो वॉयलेट तो नहीं कर रहा कुछ। तो हु इज द चीफ इलेक्शन कमीशन, ये फाइंड करके जल्दी बताएंगे। जानवी जायसवाल, नेहा गुप्ता, रिया यादव, सबसे आंसर चाहिए। बाकी कोई एक तो बता ही दिया है। जानवी जायसवाल, रिया यादव, नेहा गुप्ता, सबसे आंसर चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? कहाँ है बाकी बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी फोन खोलने का भी एकदम मन नहीं कर रहा है, एकदम थक गए हैं। सुबह आ जाते हैं हम लोग, यही बहुत है, अब इतना काम मत करवाइए। कुछ कुछ के नेट चल रहे हैं। इट इज श्री राजीव कुमार। ये कौन है? ये चीफ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स श्री अनूप चंद्र पांडे एंड IAS रिटायर्ड यूपी 1984 एज द इलेक्शन कमिश्नर। एक चीज इस लाइन में और क्वेश्चन बन सकता है। इस लाइन में एक क्वेश्चन तो नाम ही उनका इंपॉर्टेंट है, पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स इलेक्शन कमीशन, तो यहां लिख लो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अच्छे से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये जरूर ऐसे लिख लो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स श्री अनूप चंद्र पांडे एज एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। डन। ये पूरी लिस्ट अपॉइंटीज की है। इंडिया टूरिज्म, चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC के चेयरमैन संबित पात्रा को अपॉइंट किए गए। नाम से जो नहीं पहचान पा रहे हैं, जो डिबेट कंपटीशन न्यूज चैनल में दिखाई जाती है, जो छोटी छोटी खिड़कियों में से बैठे रहते हैं, तो बीजेपी की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन ज्यादातर यही दिखते हैं, संबित पात्रा। स्पोक्स पर्सन को वहां पे प्रवक्ता लिखा रहता है, इसलिए आप हो सकता है नाम से ना पहचानो, बट फेस वाइज आप जरूर देखे होंगे इनको बहुत जगह, और बहुत अच्छे से बात को प्रेजेंट करते हैं। तो ITDC के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? संबित पात्रा। DCB बैंक अपॉइंट्स रूपा देवी सिंह एज अ चेयरमैन आफ्टर दिस। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर रखे थे। IBBI चेयरपर्सन रवि मित्तल को अपॉइंट किया गया है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ दिस एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, किनको अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा था अपॉइंटेड लिस्ट ना बुक के लास्ट पेज पे बनाया करो। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो बीच बीच में छोटे छोटे अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं, तो ऐसे अपॉइंटमेंट्स के लिए एक सेक्शन होना चाहिए। पीछे यहाँ पे नाम लिख दो एंड क्या पोस्ट, किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए, चेयरपर्सन ऑफ दिस, चेयरपर्सन ऑफ दैट, एक जगह अपॉइंटमेंट पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, Madhavi Puri Butch takes charge as a chairperson of SEBI, already covered in class.
अब बात आती है बजट की। कल मैंने अमृतकाल के बारे में सबको बताया था। व्हाट इज अमृतकाल? तुम बताओ। यस, करेक्ट। 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने जा रहा है, 75 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो बचे हुए 25 साल हैं उनको अमृतकाल बोला गया। 25 ईयर्स आर लेफ्ट फॉर 100 इंडिपेंडेंस डे, उसको हम क्या बोले? अमृतकाल। ये ऑलरेडी पढ़ाया था, यही सेम चीज आपके मॉड्यूल में दी गई है एंड इट इज अ बेस्ट, अब तक की सबसे अच्छी मॉड्यूल आई है। सबसे अच्छी इसलिए क्योंकि बजट वैसे भी पढ़ना रहता था, अलग से पढ़ना रहता था, उन्होंने खुद ही दे दिया कि ये लो बजट के जितने हाइलाइट्स हैं वो रख लो और ये यही पढ़ के जाना है। तो बेस्ट इज इंस्टीट्यूट ने आपको खुद प्रोवाइड कर दिया। आई विल से दिस इज द बेस्ट मॉड्यूल येट, अभी तक की सबसे अच्छी मॉड्यूल बनी है। बजट में मैंने भी एक सेशन लिया था जिसके नोट्स मैं आपको शेयर कर रही हूं। दिस वाज व्हेन आई टुक बजट सेशन। इस बजट सेशन को कंप्लीट करने के बाद एक छोटी क्विज भी कराई थी, जिससे क्या होता है कि क्या क्या आपने पढ़ा है आप उस क्विज से आंसर कर सको, तो वो आपको खुद में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, इसको कुछ हम लोग बजट का इधर से पढ़ेंगे एंड अपनी मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली बहुत ही कंसाइज वे में दे रखा है और टू द पॉइंट, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वैसा ही उठा के दिया है। और जो ये इसके एमसीक्यूज हैं वो आप खुद घर से पढ़ के आओगे, कल घर से प्रिपेयर करके आओगे, क्लास में आंसर करोगे। ठीक है, ये लास्ट में इसमें दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, प्रिंट ले लो, नहीं है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए बी सी डी ई जो भी ऑप्शन होगा वो लेकर आना। डन, कल करके आएंगे सब। इसको कहाँ पे अपलोड होगा? नीला एजुकेशन सेंटर के ऐप पे अपलोड होगा, उसको करके आएंगे। स्टार्ट करते हैं बजट सेशन, बहुत क्विकली कवर करेंगे क्योंकि बाकी एग्जाम्स में डेप्थ में हमें पढ़ना होता है, CUET में हमें बेसिक्स कंसाइज वे में पढ़ना है। ठीक है, ये रूपी साइकिल है। रूपी साइकिल से स्टार्ट करते हैं अपने बजट सेशन को। पहले बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? क्वेश्चन इज व्हाट इज बजट? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हर बच्चे ने बोला, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एग्जैक्टली नहीं पता है इतना ही खर्चा है या इतनी ही इनकम होगी, हम एस्टिमेट करके चलते हैं। सपोज कि इतना खर्चा आएगा एंड इनकम की ये सोर्स है तो लगभग इतनी इनकम आएगी। एस्टिमेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है बजट को पढ़ने के लिए। वी आर नॉट श्योर दिस मच इज एग्जैक्टली फिगर की इसी इतना ही अमाउंट हमें रिसीव होगा जीएसटी कलेक्शन से, रेवेन्यू से, और इतना ही पैसा इसमें खर्च भी होगा, कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। दैट इज तो एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हम जो करके रखते हैं उसी को हम बजट कहते हैं। बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया कि एटलीस्ट आपको समझ में आए व्हाट इज बजट। अब बात रही रूपी साइकिल। रूपी साइकिल मतलब ये रूपी 1 रुपए जो दिया है बस इंडिया का रूपी दिखाने के लिए कि इंडिया अपनी इनकम कहाँ से करता है और एक्सपेंडिचर कहाँ पे करता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये बजट में ही थी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ, मतलब जो निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया उसके बाहर से बताया जा रहा है। What comes and what goes। तो comes पहले बात करते हैं तब हम लोग उसको खर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ comes, borrowings and other liability 35%। बाकी सब आप देख रहे हो उसमें से रेट ऑफ 35% सबसे बड़ा है। तो बजट का एक अलग नोट्स बनाओ, उसमें लिखो इंडिया की इनकम सबसे ज्यादा किससे होती है? borrowings and liabilities। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, ड्यूटीज, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। व्हाट इज नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स? आप लोगों ने कल वो पढ़ा था CIRP प्रोसेस, CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पढ़ा था, क्या बताया था उसमें? हाँ, या तो वाइंड अप कर देते हम उसमें या फिर हम कंपनी को रिवाइव कर देते, ये पढ़ाया था।
तो वाइंड अप होती है तो कंपनी सब बेच के खत्म कर देती है सामान। तो जब अपने असेट्स जो आप रीपे नहीं कर पा रहे हो तो असेट्स को बेचोगे, उसमें आने वाला पैसा ये अच्छा पैसा नहीं होता है, इसीलिए तो हम 2% दे रहे हैं। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी ही चीजों को बेच रहे हो, एक तरीके से आपने असेट अपना खत्म किया, तो ऐसी रेवेन्यू अच्छी नहीं होती, बट पैसा तो एटलीस्ट आ ही रहा है ना, तो उसको भी हम इनकम ही मानेंगे। बट दिस इज नॉट गुड कैपिटल बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट नहीं अच्छा होता है, कहीं कहीं जरूरी हो जाता है, लाइक लॉस मेकिंग चल रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, उसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत बड़ा है, तो एट लास्ट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको बेचना है। ठीक है, तो इसमें बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, पैसा का मैक्सिमम सोर्स और मिनिमम सोर्स क्या है, और बाकी सब टैक्स होते हैं। डोंट से टैक्स इज द मैक्सिमम सोर्स। अब बात कही जाता कहाँ है पैसा, जाने में सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, अब ले रहे हैं तो देंगे भी, ले रहे हैं तो देंगे भी। तो हम अगर पैसा उधार मांग रहे हैं तो उनको भी तो इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे हमारा सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है 20%, और बाकी फिर सब्सिडीज, स्पॉन्सर स्कीम्स, पेंशंस, अदर एक्सपेंडिचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है वो। डिफेंस 8% पे है। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोग जब पढ़ोगे CGST है, SGST है, ये सब तो स्टेट को शेयर वापस देना भी पड़ता है ना, तो वो सब भी डिवाइड होने के बाद पैसा चला जाता है। फाइनेंस एंड अदर ट्रांसफर सब मिला के ये हमारी खर्चे वाली लिस्ट है, कम्स एंड गोस। क्लियर है? किसी को इसमें कुछ डाउट था कि क्या ये पढ़ रहे हैं हम लोग? डन? नेक्स्ट टाइम Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the 4th time in row. हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, 4th टाइम प्रेजेंट किया है इन लोकसभा। India has marked 75 years of independence through आजादी का अमृत महोत्सव। ये तो पूरे साल आप सुनते आए होंगे, जो भी प्रोग्राम हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। Done. Apart from this, the budget also lays down a plan for the next 25 years and refers to the same period as अमृत काल। अभी तक का आई डोंट थिंक जरा सा भी कंफ्यूजन होगा, सब पहले से बताया हुआ है तो समझ में आ रहा है कि क्या टर्म्स हैं। अब थोड़ा सा नया है, आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the Union Budget of India is referred as annual financial statement. किस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम AFSC लिख देते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहां पे लिखो आर्टिकल 112। डन? फाइनेंशियल ईयर तो सबको पता ही होगा, सब कॉमर्स स्टूडेंट बैठे हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर में फर्क होता है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, सॉरी 31 दिसंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओवरऑल बजट कंटेन्स, बजट ने क्या क्या कंटेन हुआ था, ये 112 आप मार्क करके चलना, ये आगे MCQ में भी है 112। Estimates of revenue and capital expenditure, capital receipts, way and means to raise revenue, estimated expenditure, actual receipts and closing financial year। हाँ, बजट फ्यूचर वाला तो बताते ही कि अगले साल हम ये खर्चा करने वाले हैं, यहाँ से इनकम होगा। पिछले साल में एस्टिमेटेड के अलावा एक्चुअल कितना था वो भी बताएंगे इस बजट में। तो एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, अब तो पता चल चुका है कि इतना ही एक्चुअली हुआ है,
इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो उसी से कंपेयर करते हैं कि गवर्नमेंट वर्क कर कैसे रही है। एस्टिमेट तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा कर दोगे, पर फिर अगले साल वो पूरा क्लियर हो ही जाता है कि एक्चुअली कितना हुआ। द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ये पॉलिसीज जो होती हैं कि गति शक्ति ले आए और ई विद्या ले आए थे, ई श्रम पोर्टल लाए थे, ये जितनी भी है वो स्कीम्स पूछी जाती है। कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन सबके बच्चों के मन में आता है, ये कैसे प्रिपेयर होगा। तो प्रिपेयर नहीं, बस अवेयर रहो। खुद एमसीक्यू देखोगे तो लगेगा ये भी सुना हुआ है, ऑप्शन देखते ही आपको खुद याद हो जाएगा। The budget division of Department of Economic Affairs in the ministry is the nodal body responsible for preparing budget. Mark it as important. Budget prepare कौन करता है? Next is the first budget of independent India was present in 1947. अब key highlights. Key highlights of the budget 2022. Growth rate India की क्या expected है? Estimated to 9.2% of GDP. ध्यान से सब सुनेंगे क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस ऊपर हैं। देखो आर्टिकल, किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया, क्या ग्रोथ रेट रही है, इट इज 9.2%। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, क्वेश्चन इजी है, बट आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, अवेयर रहना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ग्रोथ रेट कितनी है? 9.2%। ये रिवाइज फिजिकल डेफिसिट ऑफ 2022-2023 यहाँ दिया है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको सिर्फ रीड वंस कर लेना क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये कवर्ड है, याद है, कवर किया है। कौन सी क्लास में? स्टॉक मार्केट वाला हम लोग पढ़ रहे थे, सेबी, उसमें कवर्ड है। अमृतकाल ऑलरेडी कवर्ड, क्योंकि बहुत नई चीजें पढ़ानी है तो जो कवर है उसी को बार बार नहीं रिपीट कर सकते। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट ऑफ अमृतकाल। अब क्या है कि 25 साल कालीन, अब ये होगा क्या, इसमें कैसे हम इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट करने वाले हैं, उसकी है 4 प्रायोरिटीज। कितनी प्रायोरिटीज हैं? 4। पहली पीएम गति शक्ति, दूसरी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड देन फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये चारों हमें डिटेल में पढ़ना है और बुक में भी एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ है। बुक को साथ में देखते हुए चलेंगे। बुक में कैसे दिया है? ये दिया है पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। पर इससे ऊपर बुक में कुछ दिया ही नहीं था, जो इंपॉर्टेंट तो है बट बुक में मॉड्यूल में उतना अच्छे से नहीं दिया था, इसलिए नोट्स को रिफर करेंगे। इसमें बहुत सारे परसेंटेज आने वाले हैं, अमाउंट आने वाले हैं, सेक्टर्स आने वाले हैं, सबका नोट्स बनाना है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है कितना अमाउंट किस चीज पे स्पेंड होने वाला है। तो बजट में जितने भी परसेंटेज, अमाउंट या सेक्टर्स की बात होगी सबको हाईलाइट करना है। सब क्लियर है? अब तक स्टार्ट करें हम लोग पीएलआई। The productivity linked incentive, 60 lakh new jobs to be created and the productivity linked incentive schemes in 14 sectors. Domestic workers को भी बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम्स हैं। इसको याद रखना, कितनी न्यू जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं? 60 लाख। कितने सेक्टर्स में होने वाली हैं? 14 सेक्टर्स। ये सब बहुत इजी है, बस समझना है। कुछ कुछ तो बहुत इजी है। न्यू वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, ई किसान ड्रोन्स हैं और ई श्रम पोर्टल है, ई विद्या है। ये सारी स्कीम्स कैसे क्वेश्चन में आएगी, स्कीम के बारे में एक लाइन दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है किस स्कीम की बात हो रही है। यहाँ पे हो जाएगा। रेलवेज, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। ये थोड़ा सा इनोवेटिव है, हर जगह की एक कोई चीज बहुत फेमस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल
बनारस की, बनारस की चाय, पान तो मैंने सुना था, अब पहली बार सुन रही हूँ कि बनारस की चाय भी बहुत फेमस हो गई है। अच्छा, और कहीं का भदोई का क्या फेमस है? कारपेट। कानपुर लेदर, कानपुर लेदर। अलीगढ़ लॉक्स, वहां के ताले बहुत फेमस हैं, लॉक्स। ऐसे हर जगह का कोई एक प्रोडक्ट। बैंगल्स कहाँ के बहुत फेमस है? ग्लास प्रोडक्ट एंड बैंगल्स। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बैंगल्स बहुत फेमस हैं। तो हर ऐसा एक स्टेट है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हो जाते हैं। तो वहां के जो लोकल बिजनेसमैन है उनको एक बूस्ट करने के लिए एक छोटी सी, जैसे एक स्टॉल समझ लो, एक एरिया है जिसमें वो सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं स्टेशंस पे। बनारस में टेक्सटाइल सुना है, बनारसी पान सुना है, बहुत कुछ सुना है, पर एक चीज और बनारस की बहुत फेमस है जिसको बूस्ट की जरूरत है, वो है वुडन टॉयज। टॉयज भी यहाँ के वुडन टॉयज बहुत फेमस हैं, जो कि उतने सेल नहीं होते हैं। उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ कैन स्टेशन पे तो मैंने देखा था, जब ये स्कीम आई थी उस टाइम पे एक स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पे वो वुडन टॉयज डिस्प्ले कर रहे थे। तो वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किस लिए है? टू बूस्ट लोकल बिजनेस। नेक्स्ट, पर्वतमाला। ये तो होने वाला था ना पीपीपी मॉडल इन बनारस में, रोप वे आएगा, रोप वे आएगा, बहुत बहुत सुने हैं। अरे इतना ब्लैंक फेस, रोप वे की बात तो कब से थी कि सारनाथ से ये कनेक्ट हो जाएगा, वैसे होगा। इसी दुनिया में सब रहते हैं ना, ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं? व्हाट इज रोप वे? अब इतना तो पता ही होगा ना। हाँ चलो, ये पता है रोप वे क्या है, पता है, पर ये नहीं सुना कि बनारस में आने वाला है। बनारस में ट्रैफिक कंजेशन बहुत था, और रोप वे आने से थोड़ा सा ट्रांसफर तो होता, पर एक टूरिज्म को भी थोड़ा बूस्ट मिल जाता। तो ये कनेक्शन हो रहा था, बट काफी रिस्की है केबल्स लगाना एंड उसको एक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना। पर बनारस में वो प्रोजेक्ट चल रहा है, रोप वे की तैयारी चल रही है। तो नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला टू बी टेकन अप ऑन पीपीपी मॉडल। पर्वतमाला याद रखना है आपको, पर्वत, दो पर्वत, माला हो जाएगा। नेक्स्ट, किसान ड्रोन्स। फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो खेतों में वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कुछ कुछ उसको कैसे कह सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होता है, तो डालने के लिए वो जाते हैं, तो उनको पूरा देखना पड़ता है कि कहाँ पे है। उनकी क्रॉप्स बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो उसका यूज वो किसका कर सकते हैं? ड्रोन्स का। वो ड्रोन से चेक कर सकते हैं अपने फार्मिंग एरिया को। फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप असेसमेंट। नेक्स्ट, एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उद्यम योजना, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल। इसमें कुछ खास दिया नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ई श्रम। इसके बारे में साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि ई श्रम पोर्टल में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो वर्कर ऑलरेडी, जैसे मजदूर बाहर बिल्डिंग सेक्टर में, वो तो कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्कर जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, लाइक मेड्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो कहीं कवर्ड नहीं है। उनके लिए ये लेकर आए हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जाके अगर रजिस्टर होते हैं और परमानेंट डिसेबल हो जाए या डेथ हो जाए तो उसमें 2 लाख मिलता है, और पार्शियल डिसेबिलिटी मिलती है तो 1 लाख मिलता है। तो 2 लाख का कॉन्सेप्ट 1 लाख डेथ के केस में है और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में है। परमानेंट डिसेबिलिटी, और 1 लाख किस केस में है? पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है। ई श्रम पोर्टल में क्वेश्चन क्या आया था मॉक टेस्ट में कि इट इज स्पेसिफिकली बेस्ड फॉर डैश वर्कर्स, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमारे घर में भी काम करते हैं, ड्राइवर हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसमें कवर्ड हुई हैं? ई श्रम पोर्टल में।
फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम और पीएम ई विद्या टू एक्सपैंड टू 200 टीवी चैनल्स। ई विद्या लेकर आए हैं ऑनलाइन लर्निंग को बूस्ट करने। कोविड के दौरान एक चीज जो सारे रूरल बच्चों को फेस करनी पड़ी कि उनके पास डिजिटलाइजेशन नहीं था, खुद के पास या तो मोबाइल नहीं था या फिर टीचर्स के पास भी वहां पे उतना फैसिलिटीज नहीं थी। जो गांव थे उनमें ये ई लर्निंग कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, इट वाज अ फेलियर दैट टाइम। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करी गई। फिर रेडियो में पॉडकास्ट होता था, पॉडकास्ट आपने सुना है, रेडियो में होता था, वहां पे रेगुलर क्लासेस चलाई जाती थी, क्योंकि अगर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हो, रेडियो ऐसा है जो हर गांव तक पहुंच चुका है, तो रेडियो का सहारा लिया गया था। बट आगे जाके फिर इसको ई विद्या स्कीम से बूस्ट करने वाले हैं कि ऑनलाइन लर्निंग एनहांस हो जाए। ई विद्या आपको याद रखना है, की वर्ड्स बस अंडरलाइन करते चलेंगे। ये कुछ और स्कीम्स थी, आंगनवाड़ी स्कीम्स हैं, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0। पोषण 2.0 क्या था, किस स्कीम का सेकंड वर्जन आया है? पोषण 2.0, 2.0 भी कहते हैं इसको, हाँ, मिड डे मील स्कीम का रिवाइज्ड वर्जन। ऑलरेडी डिस्कस डिजिटल रूपी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रूपी बाय आरबीआई, कल ही डिस्कस करे हैं। गति शक्ति हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं, बट आपके जो मॉड्यूल है उसमें कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइटेड चीजें उसको वहां से कवर करेंगे। एंड देन इट इज एमसीक्यू क्विज, ये सब कल करके आएंगे एंड कल डिस्कशन होगा इस पे। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली आती भी हैं, क्रिप्टो करेंसी का रेट मैंने क्लास में बताया है क्या था, तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस अगर आप क्लास में अच्छे से सुन रहे हो तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ डैश विल बी एक्सपैंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। कौन सा, कहीं ई पाठशाला तो नहीं था? पीएलआई 40 सेक्टर्स में कितने लाख जॉब्स क्रिएट करने वाला है? अब इसको देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा नहीं, चलो अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। गोइंग टू बैक टू मॉड्यूल, ये एक बेस क्लियर करने के लिए था। ये नोट सबके एप्स पे अपलोड हो जाएंगी, वहां से डाउनलोड करके कल सब एमसीक्यू करके आएंगे। पक्का? आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं, श्योर? नेक्स्ट, अब मॉड्यूल पे वापस आते हैं। पीएम गति शक्ति क्लियरली समझाया हुआ है प्रीवियस क्लास में, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वो वीडियो देख लो, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ फैक्ट्स देखने वाले हैं, ओनली फैक्ट्स कवर करेंगे। पहला, पीएम गति शक्ति प्लान इन्वॉल्व 7 इंजन्स, नेमली रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 7 सेक्टर्स को कवर करने वाला है। कितने सेक्टर्स हैं इसमें? 7। देखो, कनेक्शन ऑफ 7 बेसिक इंजन्स है, बट एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, दीज आर सपोर्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन एंड बल्क एंड वाटर सीवेज सर्विसेज। मतलब कनेक्शन इन 7 का है, पर इनको सपोर्ट बाकी सब करेंगे। ये अच्छी स्कीम है कि नहीं? जनरली काम तो ऐसे ही होना चाहिए, गुड कोऑर्डिनेशन के साथ, पर अब तक ये स्कीम ऐसी कुछ आई नहीं थी। 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी डेवलप इन नेक्स्ट 3 years। 100 को अंडरलाइन करेंगे, 3 साल को अंडरलाइन करेंगे। 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विल बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। Implementation of innovative ways for developing metro system, master plan for expressways to be formulated, national highways, हाँ यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, national highways to be expanded by 25 kilometers, 25,000 kilometers. Who is the Minister of Road and Transport? Nitin Gadkari.
mobilizing of rupees 20,000 crores through innovative ways of financing to complement the public resources. द पार्ट ऑफ इंडिया जो थोड़ा सा इंडिया के बेसिक पार्ट से कट के रहता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, उसको बूस्ट करने की सख्त जरूरत है। लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं एंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, रेलवे ट्रैक्स नहीं डल सकती वहां पे क्योंकि वहां पे हिल स्टेशन बहुत है, तो थोड़ा सा डिसकनेक्शन हो जाता है। तो ये चीज रियलाइज हुई और स्पेसिफिकली एक पीएम डिवाइन स्कीम आई है, पीएम डिवाइन स्कीम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए, और इसको शुरू में 1500 करोड़ का एलोकेशन हुआ, 1500 करोड़ पीएम डिवाइन स्कीम के लिए। जो जनवरी के लिए स्पेसिफिकली बच्चे हैं उनको भी यही पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट बजट अब फरवरी में आएगा, उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो वो सबसे सेफ साइड है, टाइम भी बहुत है, आराम से कवर अप हो सकता है। पीएम डिवाइन स्कीम नॉर्थ ईस्ट एलोकेशन कितना है, 1500 करोड़। नेक्स्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब स्पेसिफिक टारगेट कर करके इस सेक्टर में कितने की जरूरत है वो टारगेट सेक्टर्स को एलोकेशन हुआ है। डिफिकल्ट पार्ट नो डाउट, पर अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो इसका एक चार्ट बनाइए, एलोकेशन अमाउंट लिखिएगा और सामने कितना परसेंट दिया गया है, किसको दिया गया है, एलोकेशन इधर, सेक्टर इधर, एलोकेशन सेक्टर, एक प्रॉपर चार्ट बनेगा। काफी अमाउंट आने वाले हैं, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अलग एक चार्ट बनेगा। 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी। किसी एक क्रॉप्स को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहांस करने के लिए उसको ज्यादा हम अमाउंट ऑफ एलोकेशन देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग करें। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स फार्मिंग छोड़ते हैं, क्यों, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है, लोन लेकर काम करते हैं, लोन टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, कभी बारिश होती ही नहीं है, कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जा रही है, तो फार्मिंग बहुत रिस्की होता जा रहा है। पर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर दे तो फिर उनके लिए वो चीज थोड़ी इजी हो जाती है। 2.37 लाख करोड़ किसको, फार्मर्स को मिल रहा है, तो आप ये अमाउंट लिखेंगे ना कि ये अमाउंट लिखेंगे। 2.37 लाख करोड़ किसको मिल रहा है, फार्मर्स। कौन सी दो क्रॉप के लिए, व्हीट एंड पैडी, ये नाम रखना है। हो गया। नेक्स्ट, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू प्रमोट इट थ्रू country. Initial focus is on farmers in 5 kilometer wide corridor along river Ganga. कुछ खास होगा तो उसको ऑलरेडी मार्क करा देंगे। नेक्स्ट, किसान ड्रोन्स। क्रॉप असेसमेंट के लिए कौन सी फैसिलिटी का यूज किया जा रहा है, क्रॉप को असेस करना। असेस मतलब असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या, एग्जामिन करना, तो वो देखने के लिए किसका यूज हो रहा है, किसान ड्रोन्स का। नेक्स्ट, केन एंड बेटवा, ये क्या है, रिवर्स का नाम है, केन एंड बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। यू हैव हर्ड अबाउट स्कार्सिटी, स्कार्सिटी एंड फ्लड। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी, हम यहाँ पे स्कार्सिटी किस टर्म में यूज कर रहे हैं, वाटर के टर्म में यूज कर रहे हैं। स्कार्सिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी, फ्लड मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, फ्लड मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, दो अपोजिट कंडीशन। ऐसा ही दो रिवर्स के साथ होता है, केन और बेटवा। केन में ओवर वाटर है, बेटवा सूखा पड़ता है, तो दैट इज, अब ये एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट है कि इन दो रिवर्स का इंटरलिंकिंग चल रहा है, बट कॉन्सेप्ट इज गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे यहाँ पे ओवर वाटर है, एक्सेसिव वाटर है, और यहाँ पे स्कार्सिटी है, ठीक है, तो पानी यहां से यहां थोड़ा ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सेस वाटर को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे बाढ़ वाली प्रॉब्लम खत्म और यहाँ पे ड्रॉट वाली प्रॉब्लम खत्म, दोनों को इंटरलिंक किया जा रहा है और पानी को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है।
इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट समझ में आ गया, दो रिवर्स को इंटर करें। अब क्वेश्चन दूसरा जनरल अवेयरनेस वाला कि केन एंड बेटवा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। 4.5 किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है केन एंड बेटवा। पहली बार ट्रिब्यूटरी का मतलब कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता। ऑनेस्टली कितनों को नहीं पता है, पहले ही बता दो वरना टारगेट क्वेश्चंस होंगे। अच्छा पहले हाथ उठा ले रहे हैं, हम बात चुके हमें नहीं पता है, ठीक है। कितनों को एक्चुअल में पता है, कुछ अभी भी सोच रहे हैं पता है कि नहीं पता वाले में हाथ उठाए। पता है बताओ। सही है, एकदम करेक्ट, बेटर वे में समझाए। एक रिवर है, उसको दो छोटी छोटी रिवर्स, कई सारी छोटी छोटी रिवर्स ज्वाइन करती है। मेन रिवर की जो अदर सपोर्टिंग रिवर्स है, उसने वही कहा सहायक नदियां, वो जो ज्वाइन करती है उनको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी भी एक टर्म है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी? क्या है? जब एक मेन रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक नदी जब कुछ पार्ट उधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, ऐसे डिवाइड हो गई, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। मेन रिवर डिवाइड हो जाएगी और या फिर मेन रिवर में कई छोटी छोटी नदियां आके मिल जाएंगी, वो ट्रिब्यूटरी है। अब आती बात केन एंड बेटवा की। एक मेन रिवर है यमुना रिवर, यमुना का नाम तो आपने सुना ही है। इस यमुना रिवर को केन एंड बेटवा ज्वाइन कर लेता, ठीक है। केन एंड बेटवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ये ज्वाइन कर लेते हैं, इस वजह से ये इनकी ट्रिब्यूटरी है। डन। बहुत इजी है कि बस इतना सा बताना कि चलो दो रिवर्स इंटरकनेक्ट हो रही है, उसमें इतना पैसा खर्चा होगा, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ज्यादा दिन तक वो याद भी नहीं रहेगा। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ, बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ है इसको लेकर, क्योंकि दो रिवर्स का आप नेचुरल फ्लो खराब कर रहे हो, दो रिवर्स का आप नेचुरल फ्लो खराब कर रहे हो, तो कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं, तो इसका प्रोटेस्ट हुआ। बट कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि पानी की एक्सेस वाली प्रॉब्लम और कमी वाली प्रॉब्लम दोनों एक साथ सॉल्व हो रही है, सिर्फ उस रास्ते को इंटरकनेक्ट करने। नेक्स्ट, इसमें एक कंपनसेशन भी दिया जाता है। जितने घर रास्ते में आते हैं या फिर जितने गांव आते हैं उनको क्योंकि हटाएंगे और वो बीच से एक रास्ता निकालेंगे, तो वो जो टूटेंगे हैं उनको हम क्या देंगे? कंपनसेशन। जैसे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हुआ था, जब वो बढ़ रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, बहुत सारे घर टूटे और बहुत सारे घर जिनके टूटे उनको कुछ पैसा दिया गया है, वो कंपनसेशन अमाउंट है। डन। नेक्स्ट, इसमें कितना पैसा एलोकेट हुआ है? 1400 crore outlay for implementation of this 9.08 lakh hectares of farmers land to receive irrigation and benefits of Ken Betwa link project। जैसा नाम है वैसा ही ट्रांसफर हो रहा है। केन बेटवा मतलब केन से पानी कहां जा रहा है? बेटवा में जा रहा है। डन। ये 1400 करोड़ आपने लिखा। उद्यम, ई श्रम एंड एनसीएस। एक और छूट रहा है, उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम जो एयर मिनिस्टर है उन्होंने लाए थे उड़ान स्कीम। क्या नाम था उनका? एक बार उनका नाम देखना, एयरवेज मिनिस्ट्री का, ऊपर ही दिया होगा एकदम, इट स्टार्ट्स विथ ए, जो भी है उनका नाम देख लो। उन्होंने एक स्कीम लाई थी उड़ान 2.0। उसमें क्या था कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो उतने ज्यादा एक्सेसिबल नहीं हो रहे हैं, या तो हाई कॉस्ट की वजह से नहीं होते हैं। नहीं, बहुत यंग मिनिस्टर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वही तो लेकर आए थे, ठीक है। ही इज वेरी यंग मिनिस्टर और बहुत सही चीज लाए कि एयर ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस करने देना चाहिए। उसके लिए क्या है? इकोनॉमिक प्राइस सेट करना है। उसके लिए स्कीम लाए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस तरीके से एयरवेज को यूज कर सके। नेक्स्ट,
2 lakh crore additional credit for MSME facilitated under the credit guarantee trust for MSME. 2 लाख करोड़. सब बस एलोकेशन लिखो, सेक्टर लिखते चलो. अब ई विद्या टू बी एक्सपैंडेड टू 200 टीवी चैनल्स. हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, ये स्कीम को कितना मिला है? 60,000. ये प्रॉब्लम आप लोग के लिए नहीं है. यू आर लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. उसमें क्या है, आप लोग टैप वाटर बहुत इजीली यूज कर लेते हो. बट व्हेन यू गो टू राजस्थान सेक्टर, वो लोग कितने भी आप अच्छे उससे ना हो, अच्छी फैमिली से हो, चाहे जो भी हो, वाटर प्रॉब्लम सब जगह है. इवन इन बिग बिग सोसाइटीज उन लोग का फिक्स टाइमिंग होता है, इतने से इतने बजे तक पानी नहीं आएगा. मुंबई में ये बहुत है कि फिक्स टाइमिंग होता है, पानी नहीं आता है. हर घर नल से जल उन लोगों के लिए जो बहुत दूर तक जाते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए. उसके लिए कितना स्कीम लेकर आए हैं? 60,000 करोड़ का एलोकेशन है. 48,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना. इसमें 48 करोड़ भी इंपॉर्टेंट है और 80 लाख हाउसेस भी इंपॉर्टेंट है. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है. पीएम आवास योजना 80 लाख घर और 48,000 करोड़ एलोकेशन है. हो गया सबका. नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू बी सेटअप. लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये मेरी क्विज में भी था. लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. क्वेश्चन पढ़ो. हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम विल बी सेट अप बाय 75 डिस्ट्रिक्ट्स बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक. कितने सेटअप होंगे? अब यहां से आंसर करेंगे सब. शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू बी सेट अप 75 बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स. इजी है याद करना. 75. कल तक सबका एलोकेशन और सेक्टर प्रिपेयर हो जाना चाहिए. और कल जो आंसर नहीं कर पाएगा उसके लिए एक अलग रूल होगा. इसलिए सब प्रिपेयर करके आएंगे. ये नहीं कि सब एक साथ मास बंक कर लेंगे. डन. हम लोग पीएलआई स्कीम पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुना है? ये टर्म किसी ने कभी सुना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? बस सुना है, पता नहीं है. पता भी था पर अब याद नहीं है. वाह. सुना था, पता नहीं, पता था, याद नहीं. और किसी को जिसको पता भी है और याद भी है? अरे नाम से समझो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी. वो कब होती है? जब आप बिजनेस सेटअप करते हो तुरंत ही, और गवर्नमेंट सब तरीके से टैक्सेस, तो वो कहता है कमाए कि आपको. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हर तरफ से टैक्सेस आ जाते हैं. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कुछ मंथ तो उनको रिलैक्सेशन चाहिए कि एटलीस्ट हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके. क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हर तरफ से टैक्सेस, तो रिलैक्सेशन की जरूरत होती है कि कुछ टाइम तक हम स्टैब्लिश हो जाए, फिर हम हमसे टैक्स दीजिए, हमें बिजनेस करने में थोड़ी ईज रहे. या फिर दूसरी चीज ये है कि कंप्लायंसेस इतने हैं कि इंसान सोचता है कि बिजनेस करें कि हम बस फॉर्म्स भरते रहें. बट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंसेस आर वेरी नेसेसरी. तो आप बोलो कंप्लायंसेस तो करना ही है. अगर वो कंप्लायंस करेंगे तभी वो आपके पास आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा. इसलिए कंप्लायंसेस, सीएस का रोल ही क्या होता है? कंप्लायंस करना. जितनी ज्यादा लॉ की एप्लीकेबिलिटी होती है उतना ज्यादा काम आपको मिलता है. इसलिए कंप्लायंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिडक्शन इज मोर देन 25,000 कंप्लायंसेस, रिपीलिंग 1,486 लॉज. इतने लॉ बने हैं और एक लॉ दूसरे लॉ के लिए कब अगेंस्ट हो जाता है? खुद में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है.
ये सबसे परेशान कौन होता है? बिजनेसमैन परेशान होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब एक एरिया, स्पेसिफाइड एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं SEZ, जिसमें आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जनरली वो 5 साल का होता है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप फुल फ्लेजेड अपना बिजनेस ग्रो करिए। जो बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं वो इंडिया में डरते क्यों है बिजनेस करने में? कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा हैं, टैक्सेस बहुत दिक्कत करते हैं। इतना कंप्लायंस करेंगे तो फिर हम बिजनेस कब करेंगे? To be replaced with new legislation to enable states to become development of enterprise and service hub। तो जो SEZ एक्ट है उसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। SEZ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको रिप्लेस किया गया डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। For the Amrit Kaal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched। कुछ ई पासपोर्ट्स लेकर आएंगे, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज, इसमें कुछ और नहीं है। अब सीधे यहाँ पे आते हैं, एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 crore for PLI for the manufacture of high efficiency solar modules to meet 280 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर बाय 2030। इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट कर लेना। कब तक का टारगेट है? 2030। नेट जीरो का टारगेट ईयर क्या है? नेट जीरो पता सब रहता है, याद कुछ नहीं रहता। नेट जीरो कार्बन एमिशन का नेट जीरो टारगेट क्या है? गूगल खुला। नेट जीरो 2070 टारगेट नेट जीरो का है, उसको मत भूलना। नेट जीरो टारगेट 2070 का था, एकदम अलग ईयर है, आपको ऑप्शन में देख के भी याद आ सकता है, पर 2030 इतनी जगह आ जाता है, इसको आप भूल जाते हो। नेक्स्ट, सीधे इसमें और कोई एलोकेशंस नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब है। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंसिंग जिसमें ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह, ये सब कुछ कल कवर अप कराया है। याद है कि भूल गए आप? ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, ब्लेंडेड फंड्स के बारे में, ये कहाँ कवर्ड है? चैप्टर 2 फाइनेंशियल अफेयर्स में कवर कराया गया था। स्टॉक मार्केट वाला पॉइंट्स सेम है। डन। अब टॉपिक वाइज हाईलाइटिंग फिर से दिया गया है, वही सेम चीजें हैं पीएम ई विद्या के बारे में। इसको छोड़ते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट स्टार्टअप्स पे, पेज नंबर 92। थर्ड पॉइंट स्टार्टअप्स। व्हाट इज स्टार्टअप्स? जब कोई अपना बिजनेस शुरू करने जाता है। किसान लोन्स फॉर क्रॉप असेसमेंट ऑलरेडी कवर्ड। In the view of COVID-19 pandemic, it is proposed to extend the startup tax holiday schemes, startup incorporation till March 31st, 2023. इसको अंडरलाइन करो। In addition to startup that had already been eligible for exemption, these private companies were eligible for 100% tax rebate profit for a period of 3 years in the first 10 years of their existence. जिसके पास बुक नहीं है वो पेज नंबर मार्क करके कहां से कहां तक मार्क करा रहे हैं वो पॉइंट नंबर डाल, और नहीं तो मोबाइल में एडोब रीडर ऐप डाउनलोड करके उसी से हाईलाइट कर लो।
ठीक है, नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अभी भी ये चैप्टर में काफी कुछ इंपॉर्टेंट बचा है। आई थिंक फर्स्ट के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट आया है तो वो बजट आया है। अभी काफी बड़ा चैप्टर है, 1 से 2 क्लासेस बजट में भी और लग सकती हैं। इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो पढ़ के ही जाना है। कल सब मिलेंगे अपने एमसीक्यू के आंसर्स के साथ, सारे 20 क्वेश्चंस क्विज के सब खुद प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक है, पक्का? सबके मन में डाउट है अभी भी? श्योर? ठीक है, थैंक यू सो मच। कल सेम टाइमिंग के साथ हम लोग कल मिलते हैं।